नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। सबसे पहले आज कौन कौन सी क्लास लगने वाली है उसके बारे में बता देता हूं। खालिस्तानी निज्जर का वो वीडियो जिसे देखकर कनाडा भारत से माफी मांगेगा, आज आपको वो दिखाने वाला। वो भयंकर खतरा जिसे देखकर खालिस्तानी और ट्रूडो मोदी मोदी चिल्ला रहे हैं, उस खतरे के बारे में आपको बताऊंगा। एक के बाद एक मरते खालिस्तानी, अगला नंबर क्या आतंकी पन्नू का है? और मोदी से भिड़ने निकले ट्रूडो की क्या खुद की कुर्सी जाने वाली है पीएम पद की? उसके बारे में भी बताऊंगा। इसके अलावा ओबीसी पर मोदी को घेरने के चक्कर में राहुल गांधी कैसे चकरा गए हैं वो आपको बताऊंगा। जातिगत जनगणना की बड़ी बातें हो रही हैं, लेकिन उसका सच जो आपसे छुपाया गया आज आपके सामने रखूंगा। पापा राजीव गांधी पर नाना नेहरू के वो बयान जो राहुल गांधी की ही क्लास लगाएंगे, आज वो बयान आपको सुनवाऊंगा। इसके अलावा पुतिन ने सन की किम जोंग को कौन से गिफ्ट दिए जिनसे अमेरिका परेशान है। मैंने आपको बताया था कि किम जोंग रूस गया था, वहां से लौट आया है, लेकिन ऐसे कौन से गिफ्ट लेकर आया है जिनसे अमेरिका परेशान है, आज आपको दिखाऊंगा। पुतिन ने किम जोंग को बत्तख का सलाद और केकड़े की पकौड़ी क्यों खिलाई, आज इसकी भी कहानी है। और फिर हिंदुओं पर मुगलों से भी भयानक अत्याचार करने वाले रजाकारों का चैप्टर, सरदार पटेल का वो ऑपरेशन पोलो जिसने जिन्ना का सपना तोड़ा था, और आखिर में किस्सा अनसुना का चैप्टर, सरदार पटेल का वो एक्शन जिससे एक राजा रो पड़ा था, आज उसके बारे में भी बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले दिन भर का रिवीजन बड़ी खबरों का। यूपी पुलिस अयोध्या में आज सुबह हुए एक एनकाउंटर में 1 लाख के इनामी बदमाश अनीस को ढेर कर दिया। मारे गए बदमाश पर 20 अगस्त को सरयू एक्सप्रेस में महिला कांस्टेबल पर जानलेवा हमला करने का आरोप था। मुठभेड़ में अयोध्या पुलिस और यूपी एसटीएफ की टीम ने अनीस के 2 साथियों को गिरफ्तार कर लिया। लोकसभा में बीजेपी सांसद रमेश बिदूड़ी के विवादित बयान पर आज जमकर बवाल हुआ। बिदूड़ी पर बीएसपी सांसद दानिश अली के खिलाफ गलत शब्दों के इस्तेमाल का आरोप है। हालांकि बिदूड़ी के बयान का विवादित हिस्सा लोकसभा की कार्रवाई से हटा दिया गया है, लेकिन बयान पर विवाद बढ़ने के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिदूड़ी को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है। विपक्षी पार्टियों ने बयान को लेकर सवाल उठाए और दानिश अली ने स्पीकर को चिट्ठी लिखकर रमेश बिदूड़ी की सदस्यता रद्द करने की मांग की। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी और जेडीएस के बीच गठबंधन हो गया है। आज दिल्ली में जेडीएस के नेता एचडी कुमारस्वामी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ मुलाकात करते। इसके बाद जेपी नड्डा ने ट्वीट कर बीजेपी और जेडीएस के बीच गठबंधन होने की जानकारी दी है, जिसके तहत कर्नाटक में दोनों पार्टियां मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ेंगी। चीन में होने वाले एशियन गेम्स में अरुणाचल प्रदेश के भारतीय खिलाड़ियों की एंट्री पर रोक लगा दी गई, जिस पर भारत सरकार ने सख्त रुख दिखाया। चीन की इस हरकत के विरोध में खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने अपना चीन का दौरा ही रद्द कर दिया है। इस बार एशियन गेम्स का आयोजन चीन के हांगझोउ में हो रहा है। ये गेम्स 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक चलेंगे। दिवाली में इस बार भी दिल्ली में पटाखों पर बैन जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल सरकार के फैसले में दखल देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि दिल्ली में सामान्य पटाखों के साथ ही ग्रीन क्रैकर्स पर भी बैन रहेगा। दिल्ली में पटाखों की खरीद और बिक्री करते पकड़े जाने पर जुर्माना लगेगा। पटाखा निर्माता बेरियम युक्त ग्रीन क्रैकर्स बनाने की मंजूरी के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। जम्मू कश्मीर में आज पहली बार भारतीय वायुसेना ने एयर शो किया। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन की डायमंड जुबली के मौके पर जम्मू में एयर शो का आयोजन किया गया। इस एयर शो में सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने कई हैरत अंगेज हवाई करतब दिखाए। इसके अलावा MI-17 हेलीकॉप्टर्स ने भी इस एयर शो में अपना दमखम दिखाया। भारत में आज से आईफोन 15 सीरीज के फोन की बिक्री शुरू हो गई। एप्पल की दिल्ली और मुंबई के ऑफिशियल स्टोर में 11 बजे की जगह सुबह 8 बजे ही ये खुल गए और आईफोन 15 का क्रेज इतना ज्यादा था कि स्टोर्स के बाहर देर रात से ही कस्टमर्स की लंबी लंबी लाइन दिख रही थी। मुंबई में कई खरीदार अहमदाबाद, बेंगलुरु जैसे दूसरे शहरों से आकर आधी रात से ही लाइन में लग गए। दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन होने के बाद पाठशाला की पहली क्लास, और इसमें आज दुनिया को दिखाएंगे खालिस्तानी निज्जर का वो वीडियो जिसे देख कनाडा भारत से माफी मांगेगा। इसके अलावा आपको बताएंगे उस भयंकर खतरे के बारे में जिसकी वजह से खालिस्तानी और ट्रूडो मोदी मोदी चिल्ला रहे हैं। एक के बाद एक मरते खालिस्तानी, अगला नंबर आतंकी पन्नू का है क्या? और मोदी से भिड़ने निकले ट्रूडो की खुद की प्रधानमंत्री पद की कुर्सी जाने वाली है क्या? सबसे पहले इसका चैप्टर।
बीते कुछ दिनों से भारत और कनाडा आमने सामने, पीएम मोदी और पीएम ट्रूडो आमने सामने, और मामला इतना गर्मा चुका है कि इसकी चर्चा दुनिया भर में हो रही, देश भर में हो रही। लेकिन आज आपको ट्रूडो की घबराहट और नाकामी दोनों दिखाने वाला हूं। खालिस्तानी कैसे पीएम मोदी के एक्शन से खौफ में है यह भी बताऊंगा। लेकिन आज सबसे पहले एक वीडियो दिखाना चाहता हूं, और वो वीडियो देखने से पहले याद कीजिए कि कनाडा किस बात पर उछल रहा है। इसी बात से न चिढ़ा हुआ है कि कैसे कनाडा के एक नागरिक को घर में घुसकर ठोक दिया गया। हालांकि भारत इसे आतंकी और खालिस्तानी निज्जर की मौत मानता है, दुनिया उसे इसी तरह से जानती है। लेकिन जस्टिन ट्रूडो एक आतंकी को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, उसकी मौत पर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं आज आपको इसके सबूत भी दिखाऊंगा। लेकिन आप सबसे पहले वो वीडियो देखिए जो कनाडा और ट्रूडो को एक्सपोज कर रहा है, और जिसे देखने के बाद ट्रूडो को भारत से, नरेंद्र मोदी से माफी मांगनी चाहिए। सबूत देखिए। कनाडा सरकार ने आतंकी हमले के खतरे पर अपनी सालाना रिपोर्ट जारी की, और इस रिपोर्ट में पहली बार कनाडा की सरकार ने सिख कट्टरपंथी और खालिस्तान का जिक्र किया था। रिपोर्ट में कहा गया था कि कुछ ऐसे लोग हैं जो कट्टरपंथी हैं और हिंसा पर उतारू हैं। इसमें खालिस्तानी कट्टरपंथी भी हैं और इनसे कनाडा को खतरा है। यह खुद कनाडा ने माना है अपनी यहां की 2018 की रिपोर्ट में। रिपोर्ट में यह भी माना गया कि कनाडा के ही कुछ नागरिक खालिस्तानी ग्रुप का समर्थन करते हैं, उनको फंडिंग करते हैं। इस रिपोर्ट के जारी होने के बाद ट्रूडो सरकार को सिख संगठनों का गुस्सा झेलना पड़ा। इन संगठनों ने कनाडा सरकार की रिपोर्ट में खालिस्तान के जिक्र को हटाने की मांग की। उस वक्त प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस के गुरपतवंत सिंह पन्नू ने ट्रूडो पर यह आरोप लगाया कि वो सिखों को आतंकी होने का ठप्पा लगा रहे हैं, जबकि इलेक्शन जीतने के लिए सिखों से ही फंडिंग लेते हैं। और शायद इसी विरोध की वजह से अगले साल जो रिपोर्ट जारी हुई उसमें से खालिस्तान को हटा लिया गया, खालिस्तान का जिक्र नहीं था। यह तो है कनाडा का डबल स्टैंडर्ड। यह तो है कनाडा का खालिस्तानियों, आतंकियों को, जिनको वो खुद अपनी रिपोर्ट में अपने खुद के देश कनाडा के लिए खतरा बताता है, उन्हें पालना, पोसना और फिर अपनी पॉलिटिक्स के लिए भारत से भिड़ना। कैसे ट्रूडो घबराया हुआ है मैं आगे आपको बताऊंगा। लेकिन कनाडा में खालिस्तान आंदोलन को एक्टिव करने में ड्रग्स का भी बड़ा रोल बताया जा रहा है, जिस पर भारत लगाम लगाने की कोशिश कर रहा है। कनाडा में ड्रग सिंडिकेट किस तरह से खालिस्तानियों को फंड करता रहा है और उसमें पाकिस्तान की क्या भूमिका है वो भी देखिए। भारत के फरार गैंगस्टर जो कनाडा में छुपे हुए हैं, वो ड्रग टेरर रिंग को ऑपरेट करते हैं। ड्रग टेरर रिंग में पाकिस्तान की आईएसआई और कनाडा का ड्रग सिंडिकेट जुड़ा हुआ है। भारतीय सुरक्षा एजेंसीज ने इस मामले में एक डॉजियर भी सौंपा था। डॉजियर में पाकिस्तान की साजिश के बारे में बताया गया। भारत के खिलाफ माहौल बनाने के लिए आईएसआई ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी में खालिस्तानियों को बढ़ावा दे रहा है। 2019 में पंजाब में 532 किलो ड्रग्स पकड़ी गई थी। दावा इस ड्रग का संबंध जर्मनी के गुरमीत सिंह बग्गा से था। एनआईए की जांच में गुरमीत सिंह बग्गा के ड्रग नेटवर्क के जरिए आतंकवाद को बढ़ावा देने की बात सामने आई। उसके संबंध कनाडा के खालिस्तानियों से बताए जाते हैं। तो जस्टिन ट्रूडो आपके सामने सबूत पर सबूत है। लेकिन अगर किसी के आंखों की शर्म ही खत्म हो गई हो तो उससे क्या उम्मीद करें। जिस हरदीप सिंह निज्जर के केस को लेकर कनाडा ने हाय तौबा मचा रखी, वो हरदीप सिंह निज्जर करता क्या था वो भी दुनिया को पता चलना चाहिए। यह निज्जर खालिस्तान के लिए लोगों को भड़काता था। खालिस्तानियों की फंडिंग करना, ट्रेनिंग देना निज्जर का काम था। यह पंजाब में भी युवाओं को भड़काता था, ट्रेनिंग देता था। इंडियन हाई कमीशन के बाहर प्रदर्शन की प्लानिंग इसी की थी। निज्जर का नाम एनआईए की मोस्ट वांटेड लिस्ट में था। 2014 और 16 में इंटरपोल ने निज्जर के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था। 2022 में एनआईए ने निज्जर पर 10 लाख रुपए का इनाम तक घोषित किया था। और हमने आपको कल ही बताया था कि हरदीप सिंह निज्जर 1997 में भारत से भागकर कनाडा गया था और 2015 तक कनाडा में बिना नागरिकता के रह रहा था। लेकिन 2014 में जैसे ही भारत ने निज्जर के खिलाफ इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस जारी करवाया, वैसे ही कनाडा ने निज्जर की नागरिकता क्लियर कर दी। निज्जर को लेकर भारत ने कनाडा से पूछा था कि कैसे वो 1997 से 2015 तक कनाडा में बिना नागरिकता के रह रहा था। और उसके बावजूद आप निज्जर को डिफेंड कर रहे हैं कि हमारे यहां का नागरिक जो है और उसको इस तरह से मार दिया गया। इससे क्लियर है कि कनाडा में वहां की सरकार की नाक के नीचे निज्जर जैसे खालिस्तानी आतंकवादी
खुला काम कर रहे हैं भाई, खुलकर काम कर रहे हैं। और वहां की सरकार भारत के बार बार कहने के बाद भी कोई एक्शन नहीं ले रही। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि इनकी हालत, कनाडा वालों की हालत तो पाकिस्तान से बदतर है। पाकिस्तान कम से कम आतंकियों को छुप कर पाल रहा है, ये तो खुले में पाल रहा है। अब जब निज्जर मारा गया तो कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो चीख रहे हैं कि भारत ने निज्जर को मरवा दिया। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो अपनी हरकतों से बाज भी नहीं आ रहे। भारत ने एक के बाद एक एक्शन लेकर ट्रूडो को क्लियर मैसेज दे दिया है कि कनाडा अगर खालिस्तानी आतंकवादियों पर एक्शन नहीं लेगा तो फिर उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। लेकिन ट्रूडो अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में बार बार भारत पर आरोप लगा रहे हैं। सोमवार को उन्होंने कनाडा की संसद में भारत पर आरोप लगाया और वही बात उन्होंने अमेरिका जाकर कही, जहां वो यूएन जनरल असेंबली में गए थे। न्यूयॉर्क में जस्टिन ट्रूडो ने जब पत्रकारों ने उनसे पूछा तो कहा कि इस बात पर भरोसा करने के विश्वसनीय कारण है कि कनाडा की धरती पर कनाडा के एक नागरिक की हत्या में भारत सरकार के एजेंट शामिल है। तो भैया सबूत दो ना, भारत को देते क्यों नहीं हो? लेकिन जब एक रिपोर्टर ने जस्टिन ट्रूडो से पूछा कि वो जिन सबूतों की बात कर रहे हैं वो कितने पक्के सबूत हैं, तो इस बात का ट्रूडो ने सीधा जवाब नहीं दिया। कैसे देंगे? सीधा सबूत है तो दो भारत को, भारत मांग रहा, दे क्यों नहीं रहे हो? दिखाओ दुनिया को। और अगर इतने सीधे सबूत हैं तो विदेश मंत्री और आप क्यों कहते हो कि इफ फाउंड गिल्टी, बोलो सीधा गिल्टी। ट्रूडो ने कहा कि इन आरोपों के बारे में सबको बताने का फैसला हल्के में नहीं किया, बल्कि इसे बहुत ही ज्यादा सीरियस मामले के तौर पर किया। बॉस, आप कितने हल्के नेता हैं अभी मैं दर्शकों को बताऊंगा। ट्रूडो से जब पूछा गया कि क्या इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी बात हुई, तो उन्होंने कहा कि पीएम मोदी से उन्होंने सीधी और साफ बात की थी। एक बार जस्टिन ट्रूडो ने न्यूयॉर्क में क्या कहा है सुनिए, फिर आपको बताता हूं कि यह आदमी कितना हल्का नेता है और क्यों मोदी मोदी और भारत भारत कर रहा है, इसकी असली वजह बताओ। There is no question that India is a country of growing importance and a country that we need to continue to work with, not just in the region but around the world. And we're not looking to provoke or cause problems, but we are unequivocal around the importance of the rule of law and unequivocal about the importance of protecting Canadians and standing up for our values. That's why we call upon the government of India to work with us to establish. There is no question. जस्टिन ट्रूडो कह रहे हैं कि वो अपने नागरिकों को सुरक्षा देना चाहते हैं। अरे नागरिकों को सुरक्षा देना चाहते हो तो आपके यहां के खुद की 2018 की रिपोर्ट में है कि खालिस्तान जो है वो कनाडा के लिए खतरा बन रहा है, तो दो सुरक्षा, खालिस्तानियों पर एक्शन लो, उठा के दो इनको, भारत को सौंप दो, हम ले लेंगे एक्शन। और आपको अपने नागरिकों की चिंता, भारत ना करे अपने नागरिकों की चिंता, भारत ना करे पंजाब की चिंता, भारत ना करे भारत के टुकड़े करने के सपने देखने वाले जो लोग हैं उनसे भारत को बचाने का सपना ना देखे या उसके लिए कार्रवाई ना करे भारत। भारत ने कल ही साफ कह दिया था कि जो भी आरोप लगाए गए वो राजनीति से प्रेरित है। ये ट्रूडो की पॉलिटिक्स है जिसकी वजह से वो बार बार भारत पर अपने आरोपों को दोहरा रहे हैं। क्योंकि कनाडा में जस्टिन ट्रूडो का सच ये है कि वहां ट्रूडो की पॉपुलैरिटी इस तरह से गिर रही है कि कनाडा में पिछले 50 साल में इतनी पॉपुलैरिटी किसी और प्रधानमंत्री की नहीं गिरी। कनाडा में एक लेटेस्ट सर्वे हुआ, इप्सॉस पोल, और उसके मुताबिक अगर कनाडा में आज चुनाव हो जाएं तो आपको पता चलेगा इस सर्वे के मुताबिक कि अगर कनाडा में आज चुनाव हो जाएं तो विपक्ष के नेता पेरी पोलिवेरे की पार्टी 39% वोट के साथ चुनाव जीत जाएगी, जबकि जस्टिन ट्रूडो की पार्टी को मात्र 30% वोट मिलेगा। कनाडा में 2025 में चुनाव होने वाले हैं और इप्सॉस पोल के सर्वे के मुताबिक कनाडा में 40% लोग विपक्षी नेता पियरे पोलिवेरे को प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। जुलाई में कनाडा के एक सर्वे के मुताबिक लोगों ने जस्टिन ट्रूडो को पिछले 50 साल में कनाडा का सबसे खराब प्रधानमंत्री माना था। और यही वो वजह है, ये भाई साहब जो इंडिया इंडिया मोदी मोदी कर रहे हैं, इनको लग रहा है कि मैं ये सब करूंगा तो शायद मेरा कद बड़ा दिखेगा, मैं खालिस्तानियों का वोट ले लूंगा, मैं एक वर्ग का वोट ले लूंगा और शायद मेरी कुर्सी बच जाएगी। तो ये भाई साहब की खुद की कुर्सी फंसी हुई है, इसलिए ये सब नाटक कर रहे हैं। कनाडा में जस्टिन ट्रूडो की हालत कितनी खराब है वो लेटेस्ट सर्वे के आंकड़े भी बता रहे हैं। इनमें कनाडा में पीएम के तौर पर पसंदीदा चेहरों में जस्टिन ट्रूडो विपक्ष के नेता से बहुत पीछे है। इप्सॉस और ग्लोबल न्यूज के सर्वे के मुताबिक जस्टिन ट्रूडो लिबरल पार्टी के 31% लोगों की पसंद है, जबकि पियरे पोलिवेरे
कंजर्वेटिव पार्टी के वो 40% लोगों की पसंद है। जगमीत सिंह न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के 22% लोगों की पसंद है। जस्टिन ट्रूडो की लोकप्रियता कनाडा में तेजी से घट रही है। लोग जस्टिन ट्रूडो को प्रधानमंत्री के पद पर देखना तक नहीं चाहते और इसी सर्वे के मुताबिक 60% लोगों ने कहा कि ट्रूडो को तो पीएम का पद ही छोड़ देना चाहिए। यह है इस आदमी की सच्चाई। और खुद की कुर्सी जाती दिख रही है तो इंडिया इंडिया कर रहा है। जैसे पाकिस्तान में नेताओं को कुछ नहीं मिलता तो इंडिया में कुछ कर दो, इंडिया में आतंकी घुसा दो, लगता है वहां कुर्सी बच जाएगी। इसी वजह से ट्रूडो ने राजनीति का वो शॉर्टकट ले लिया जिसे चुनकर उनके पिताजी भी पछताए थे। आज आपको ट्रूडो के पिता का वो किस्सा भी सुनाता हूं, लेकिन पहले आप ये देखिए कि कनाडा की जो सुरक्षा एजेंसियां 3 महीने में ये पता लगा लेती हैं कि खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या किसने की। बताऊं, जरा इसको देखिए। ये जो अपना खालिस्तानी आतंकी मरा निज्जर, इसकी मौत कब हुई? इसकी मौत होती है 18 जून 2023 को, ठीक है। 18 सितंबर को, यानी 3 महीने बाद भारत पर आरोप लगा दिया जाता है कि भाई भारत ने मरवा दिया इसको। 3 महीने के अंदर, ओनली 3 मंथ्स, 3 महीने में इनको पता चल गया कि किसने मरवाया। सबूत नहीं दे पा रहे हैं लेकिन बता दिया कि भारत ने मरवाया। अब आप देखिए 23 जून 1985 को क्या हुआ था। 23 जून 1985 को कनिष्क आतंकवादी हमला हुआ था। इसके बारे में अभी आपको बताऊंगा। कनिष्क आतंकवादी हमला, और इसकी जांच में ये भाई लोगों ने क्या किया, अब तक न्याय नहीं मिला है। अभी तक न्याय नहीं मिला। इतने साल, कब? 1985 से आज हम खड़े हैं 2023 में। ये भाई साहब न्याय नहीं दिलवा पाए, इनकी सरकारें न्याय नहीं दिलवा पाई। इस केस में सिर्फ एक आरोपी को सजा मिली और वो भी 2 दशक तक सजा काटने के बाद छूट गया है। लेकिन आपको जानना चाहिए, जो लोग इतना 3 महीने में भारत पर आरोप लगाने लगे, इन्होंने सालों साल तक किस चीज पर पर्दा डाले रखा। खालिस्तानी आतंकियों का साथ देकर जस्टिन ट्रूडो वही गलती कर रहे हैं जो उनके पिता ने की। हमने आपको बताया था कि साल 1982 में जस्टिन ट्रूडो के पिता पियरे ट्रूडो कनाडा के प्रधानमंत्री थे। तब भारत ने कनाडा से खालिस्तानी आतंकवादी तलविंदर सिंह परमार के प्रत्यर्पण का अनुरोध किया था, लेकिन ट्रूडो के पिता ने ऐसा नहीं किया और साल 1985 में उसी खालिस्तानी आतंकी तलविंदर सिंह ने एयर इंडिया के कनिष्क विमान को टाइम बॉम्ब से उड़ा दिया। इस विस्फोट में विमान में सवार सभी 329 लोगों की मौत हो गई। हादसे में मरने वालों में सबसे ज्यादा 268 कनाडाई नागरिक थे। सोचिए, तब ट्रूडो के पिता ने अपनी राजनीति के चक्कर में 329 लोगों को मरवा दिया और इसमें 268 तो कनाडा के नागरिक थे, और उसका न्याय दिलवाने में ये लोग 38 साल में कुछ नहीं कर पाए। और आज एक आतंकवादी मारा गया निज्जर, तो 3 महीने में इनको पता चल गया किसने मरवाया। यह 23 जून 1985 की बात है। एयर इंडिया की फ्लाइट कनाडा से भारत आ रही है। खालिस्तानी आतंकियों ने प्लेन में एक सूटकेस के अंदर बम फिट किया हुआ था। विमान जब 31,000 फीट की ऊंचाई पर आयरिश एयर स्पेस में था, तब बम फट गया और हवा में ही विमान के चीथड़े उड़ गए। विमान उड़ने के 45 मिनट के अंदर ही बम फट गया था और धमाका इतना जोरदार था कि उसने पूरे प्लेन को अपनी चपेट में ले लिया। एक साथ विमान में मौजूद सभी 329 लोग मारे गए। यह अमेरिका के 9/11 हमले से पहले का सबसे बड़ा आतंकी हमला माना जाता है। यह कनाडा में विमान यात्रा पर सबसे भीषण हमला था और कनाडा में पल रहे खालिस्तानी ग्रुप की तरफ से पहला बड़ा आतंकी हमला था। ऐसा दावा है कि उस वक्त एक खालिस्तानी आतंकी प्लेन में सूटकेस रखकर फरार हो गया। खालिस्तानी ग्रुप ने इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी तक ली थी। उस वक्त कनाडा में बसे भारतीयों के बीच कई महीनों से यह अफवाह थी कि कोई बड़ा हमला होने वाला है और सब एक दूसरे से कह रहे थे कि इंडिया की फ्लाइट मत लेना, यानी एयर इंडिया की फ्लाइट मत लेना, यानी एयर इंडिया की फ्लाइट को निशाना बनाया जा सकता है। इसके साफ संकेत थे, लेकिन कनाडा की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया और वो खालिस्तानी आतंकियों की धमकियों को हल्के में ले रही थी। हमले से 23 दिन पहले भारतीय खुफिया एजेंसियों ने कनाडा को अलर्ट तक किया था और कहा था कि खालिस्तानी आतंकी एयर इंडिया की फ्लाइट को निशाना बना सकते हैं। इतना ही नहीं, कनाडा में तलविंदर सिंह परमार हमले की तैयारी कर रहा था। हमले से 1 दिन पहले ही कनाडा के जंगलों में धमाके की आवाज भी सुनाई दी गई।
लेकिन इन आवाजों को भी कनाडा की खुफिया एजेंसियों ने इग्नोर किया। और सुनिए, जब आतंकी हमले का खतरा सबसे ज्यादा था, तब कनाडा के एयरपोर्ट्स पर स्निफर डॉग्स तैनात तक नहीं किए गए। सबको ट्रेनिंग के लिए भेजा हुआ था। जिस एयरपोर्ट पर यह आतंकी साजिश रची गई, उसी टोरंटो एयरपोर्ट पर उस दिन एक्सरे मशीन भी काम नहीं कर रही। टोरंटो एयरपोर्ट से जब एयर इंडिया की फ्लाइट उड़ी तो उसका पहला स्टॉप कनाडा के मॉन्ट्रियल एयरपोर्ट था। वहां एयरपोर्ट पर कुछ संदिग्ध बैग को भी चिन्हित किया गया था, लेकिन उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। कनिष्क बॉम्बिंग की जांच के लिए कनाडा की सरकार ने साल 2006 में एक जांच कमेटी बनाई। 85 में हुआ, 2006 में जांच कमेटी बनी, जिसे हमले के दौरान पुलिस और इंटेलिजेंस की भूमिका भी जांच करने के लिए कहा गया। जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि कनाडा की सुरक्षा एजेंसीज की तरफ से काफी बड़ी गलतियां की गई। भारत की तरफ से जो अलर्ट भेजे गए उसको नजरअंदाज किया गया। प्लेन की जांच तक ढंग से नहीं कर पाते ये लोग। 329 लोगों की मौत का दाग लगा है इसी ट्रूडो के पिता पर, और यह आदमी एक खालिस्तानी आतंकी मारा गया तो दुनिया भर में छाती पीट रहा है। जस्टिन ट्रूडो कुछ भी कहते रहे, लेकिन यह क्लियर है कि खालिस्तानियों और उनके समर्थकों हमदर्दों का सफाया भारत से लेकर कनाडा तक होता रहेगा। पंजाब में कल ही कनाडा में छुपे गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के ठिकानों पर छापेमारी हुई। गोल्डी बराड़ साल 2021 से कनाडा में है और वहीं से अपना गैंग ऑपरेट कर रहा है। पंजाब में छापेमारी की कार्रवाई खालिस्तान गैंगस्टर कनेक्शन को तोड़ने के लिए की गई, और इस दौरान गोल्डी बराड़ के 1100 से ज्यादा ठिकानों पर छापे पड़े। 5000 पुलिसकर्मियों की करीब 625 टीमें बनाई गई। गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के रिश्तेदारों, दोस्तों के घर पर जांच की गई, छापेमारी हुई, वीडियोग्राफी कराई गई। गोल्डी बराड़ सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में मुख्य आरोपी। गोल्डी बराड़ गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का करीबी भी माना जाता है। लेकिन भारत में जस्टिन ट्रूडो की हरकतों पर लोगों का गुस्सा फूट रहा है। कांग्रेस सांसद रवनीत बिट्टू ने कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो पर गंभीर आरोप लगाया है। रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा है कि ट्रूडो और उनकी पार्टी भारत के मोस्ट वांटेड आतंकियों और गैंगस्टर्स को कनाडा में शरण देते हैं। गैंगस्टर्स के कंट्रोल वाले गुरुद्वारों से ट्रूडो और उनकी पार्टी डोनेशन लेते हैं। निज्जर और गुरपंत सिंह पन्नू के कंट्रोल में कनाडा के कई गुरुद्वारे हैं। इन गुरुद्वारों से हर हफ्ते ट्रूडो की पार्टी को लाखों डॉलर का दान दिया जाता है। खालिस्तानियों से पैसे लेने की वजह से ही ट्रूडो खालिस्तानियों के पक्ष में बयानबाजी कर रहा है। भारत के 10 मोस्ट वांटेड आतंकियों और गैंगस्टर्स की लिस्ट में 8 तो कनाडा में रह रहे हैं। एक बार सुनिए कांग्रेस सांसद रवनीत सिंह बिट्टू किस तरह से कनाडा और जस्टिन ट्रूडो की पोल खोल रहे हैं। ये जो निज्जर एंड कंपनी है, ये 10 मोस्ट वांटेड जो गैंगस्टर हैं यहाँ पे, या ड्रग पेडलर है, उनमें से एक था। बाकी 8 वहीं बैठे हुए हैं, छुपा के वहां उनको एक डेन बनी हुई है। तो आगे जैसे पाकिस्तान हुआ करता था, वैसे अब कनाडा ने रूप ले लिया है। और जितना ड्रग पंजाब में है, वो ये 10 गैंगस्टर और ये निज्जर जैसे वहां से ड्रग पंजाब में भेज रहे हैं हमारे नौजवानों को, पंजाबियों को तबाह करने के लिए। और ट्रूडो साहब को इन्होंने गुरुद्वारों के ऊपर कब्जा किया हुआ है। निज्जर एंड कंपनी ने 10 गुरुद्वारे थे जिसको इसने कब्जा किया था, और वहां से जो हमारा चढ़ावा चढ़ता है, वहां पे सारा पैसा वो ट्रूडो की पार्टी को जाता है। आप बेशर्मी की इंतहा सोचिए ट्रूडो और कनाडा की, कि खालिस्तानियों और आतंकियों से पैसा ले रहे हो, उनके बूते अपनी सरकार बचा रहे हो, उनके बूते अगले चुनाव में जो हार साफ दिख रही है उसको टालने का प्रयास कर रहे हो, और उसके बाद दुनिया में मानवता का पाठ पढ़ा रहे हो कि हम अपने नागरिकों को बचाने की बात कर रहे हैं। और ये लोग जिनको मारने का प्रयास कर रहे हैं, भारत को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, वो कुछ नहीं, वो हवा में। भाई तुम्हारी कुर्सी बचे ना बचे, लेकिन ये खालिस्तानी तो नहीं बचेंगे, ये पूरा भारत जानता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी देश की रक्षा के लिए कैसे काम करना है, क्या करना है, ये जानते हैं। और ये अभी जो बिट्टू साहब के बारे में बता रहा था, इन्होंने नवभारत से बात करते हुए ये कहा है कि नरेंद्र मोदी जिस तरह से एक्शन लेते, कांग्रेस के हैं, लेकिन कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जिस तरह से देश की रक्षा करते हैं, ये अपने आप में सुनिश्चित करता है कि भाई खालिस्तानी नहीं बचेगा, एक्शन होगा। और नरेंद्र मोदी की इच्छा शक्ति के बारे में बात कर रहा हूं तो अगला चैप्टर खोलता हूं। पाठशाला में महिला आरक्षण बिल को लेकर राहुल गांधी की ओबीसी पॉलिटिक्स का टेस्ट, क्योंकि जब देश महिला आरक्षण बिल के पास होने का जश्न मना रहा है, तो राहुल गांधी जाति जगत जनगणना और ओबीसी कोटे की राजनीति कर रहे हैं। राहुल गांधी को उनका और कांग्रेस का वो इतिहास आज याद दिलाना जरूरी है जो वो भूल गए।
देश में बरसों से महिला आरक्षण की बात होती रही, लेकिन कभी महिला आरक्षण बिल को कोई पास नहीं करवा पाया। सिर्फ इस बिल के नाम पर राजनीति चमकाई जाती थी। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो कर दिया जो कोई नहीं कर पाया, तो मोदी विरोधियों को अब ओबीसी कोटा याद आने लगा। महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद राहुल गांधी आज फिर ओबीसी कोटा और जातिगत जनगणना की बातें करने लगे। जबकि आप देखिए कि महिला आरक्षण बिल को लेकर जो लंबी सियासी लड़ाई 27 सालों से चली आ रही थी, उसे नरेंद्र मोदी ने 3 दिन में खत्म कर दिया। भाई, बड़ी बड़ी पार्टियां जो 27 साल में नहीं कर पाई, वो नरेंद्र मोदी ने 3 दिन में किया, और वो भी बहुत आसानी से और रिकॉर्ड वोट्स। दोनों सदनों में कोई भी इस बिल का विरोध नहीं कर पाया। लोकसभा में तो 2 वोट विरोध में पड़े भी। राज्यसभा में अगर आप देखेंगे कि क्या स्थिति बनी है, महिला आरक्षण बिल जिसको लेकर कल वोटिंग हुई राज्यसभा में, उसकी स्थिति देखिए। आप सोचिए, मैंने आपको कल भी बताया था कि जिसको लेकर 27 साल से मामला अटका हुआ है। अगर आप देखेंगे पक्ष और विपक्ष में वोट, राज्यसभा में देखिए, राज्यसभा में पक्ष में कितने वोट पड़े? 215 वोट पड़े, और विपक्ष में 0 वोट। एक भी आदमी विपक्ष में वोट नहीं डाल पाया। जबकि यही वो राज्यसभा है जहां माइक छीनने, माइक तोड़ने, पर्चे उड़ाने का सब कुछ हुआ था काम। और लोकसभा, जहां तो ये बिल यूपीए की सरकार लेके नहीं जा पाई, इतनी ज्यादा सियासी घबराहट हो गई थी, वहां पक्ष में 454 वोट पड़े थे और विपक्ष में 2 वोट ओवैसी साहब के पार्टी के पड़े थे। मतलब मोटे तौर पर आप देखें तो विरोध में सिर्फ 2 लोग इस महिला आरक्षण बिल के थे और कोई नहीं। आप सोचिए कितनी जबरदस्त बात है। 27 साल से जो काम अटका हो, वो इस मेजॉरिटी के साथ 3 दिन में कर दिया नरेंद्र मोदी ने। यह है नरेंद्र मोदी का काम करने का तरीका। यह इसलिए बहुत बड़ी उपलब्धि है क्योंकि जो बिल 27 सालों से लटका हुआ था, उसे पीएम मोदी ने बहुत आराम से रिकॉर्ड मतों से पास करा है। सालों से महिला आरक्षण की गाड़ी ओबीसी महिलाओं को आरक्षण देने पर आकर रुक जाती है। इसके आगे जाने की हिम्मत ही सरकार नहीं दिखा पाती। लेकिन जो पार्टियां दशकों से इस मुद्दे को भुनाकर महिला आरक्षण बिल के लिए स्पीड ब्रेकर बनी हुई थी, वो सारी पार्टियां भी मोदी सरकार के सामने जोर नहीं दिखा पाई। महिला आरक्षण बिल पास करने की उपलब्धि बड़ी थी, इसलिए इसका जश्न भी बड़ा मनाया गया। आज बीजेपी हेडक्वार्टर में महिला मोर्चा की तरफ से पीएम मोदी का भव्य स्वागत हुआ। पीएम मोदी ने बीजेपी के महिला नेताओं को संबोधित करते हुए कहा कि यह बिल रिकॉर्ड मतों से पारित हुआ है। जिस बात का देश को पिछले कई दशकों से इंतजार था, वो सपना अब सच हुआ है। एक बार नरेंद्र मोदी को सुनिए, फिर आपको बताता हूं कि राहुल गांधी कैसे इसमें ओबीसी पॉलिटिक्स ले आए। कभी कभी किसी निर्णय में देश के भाग्य को बदलने की क्षमता होती है, और आज हम सभी ऐसे ही एक निर्णय के साक्षी बने हैं। संसद के दोनों सदनों द्वारा नारी शक्ति वंदन अधिनियम रिकॉर्ड मतों से पारित किया जा चुका है। जिस बात को देश को पिछले कई दशकों से इंतजार था, वो सपना अब सच हुआ है। लेकिन महिला आरक्षण बिल पास होने पर आज राहुल गांधी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का फोकस महिला आरक्षण से ज्यादा ओबीसी आरक्षण पर था। राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें इस बात पर गुस्सा आता है, चिढ़ होती है कि देश को चलाने वाले 90 सचिवों में से सिर्फ 3 ही ओबीसी से। इसी के साथ राहुल गांधी ने यह भी वादा किया कि जब उनकी सरकार सत्ता में आएगी तो वो जातिगत जनगणना करवाएंगे और ओबीसी वर्ग को उनका हक दिलाएंगे। एक बार राहुल जी को सुनिए, फिर मैं राहुल जी की जो बातें हैं उसका सच आपको बताऊंगा। अगर मुझे दिखे कि ओबीसी कम्युनिटी जो है, जो बहुत बड़ी कम्युनिटी है, किसी को नहीं मालूम कितने लोग हैं, बट लोग कहते हैं 50% तक हो सकते हैं। जब मुझे दिखता है कि एक कम्युनिटी है जिसमें हिंदुस्तान की 50% आबादी है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेक्रेटरीज में 3 लोग हैं, 90 में से 3, और वो 5% बजट को कंट्रोल करते हैं, तो मुझे गुस्सा आता है, इरिटेशन होती है। इस देश में हो क्या रहा है? और जैसे ही हमारी 3 सचिव, आंकड़ा कहां से लाए, ये
तो उसी जमाने के सचिव हैं जब कांग्रेस का राज हुआ करता था, तब इनका बैच था। ये सब बातें तो मैं बता चुका, लेकिन राहुल गांधी बोलते हैं बार बार। लेकिन आज राहुल गांधी जातिगत जनगणना का मुद्दा भी उठा रहे थे। नरेंद्र मोदी सरकार पर यह आरोप भी लगा रहे हैं कि यूपीए सरकार ने 2011 में जातिगत जनगणना करवाई थी, मोदी सरकार ने उसके आंकड़े क्यों नहीं जारी किए। लेकिन राहुल गांधी शायद यह भूल गए कि 2011 से 2014 तक उनकी खुद की सरकार थी, उनकी सरकार ने जातिगत जनगणना करवाई थी, लेकिन खुद ही इसका डेटा छिपा लिया था। तब क्यों नहीं डेटा बता दिया? अगर इतनी चिंता थी, बहुत गुस्सा आ रहा है कि दलितों को, ओबीसीज को उनका हक नहीं मिल रहा है, तो जातिगत जनगणना जब खुद कराई 2011 में रिपोर्ट आई, तो क्यों नहीं कांग्रेस पार्टी ने 3 साल में उसको बताया? आप खुद देखिए, जातिगत जनगणना रिपोर्ट आई, इसकी रिपोर्ट आई 2011 में, इसकी रिपोर्ट आ गई 2011 में आ गई। 2011 से 2014 यूपीए की सरकार, तब तो नरेंद्र मोदी नहीं थे, आपके दिल में बहुत दर्द था पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए। 3 साल तक 3 साल डेटा पब्लिश नहीं किया। क्यों नहीं किया भाई? अगर आपको इतनी चिंता थी, आज आप कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी वो डेटा पब्लिश करें, आपने क्यों नहीं किया? और खर्च कितना हुआ? जिस डेटा को दिखाया ही नहीं, उस डेटा को कलेक्ट करने में देश का 5,000 करोड़ रुपया खर्च हो गया। 5,000 करोड़ रुपया खर्च हो गया उस काम के लिए जो आपको दिखाना ही नहीं था। देश का इतना पैसा खर्च करने के बाद भी आपने आंकड़े जारी नहीं किए। क्यों भाई? तब आपके पास पूरा मौका था, हाथ में जातिगत जनगणना के आंकड़े थे, फिर भी आपने देश के सामने आंकड़े क्यों नहीं बताए? हालांकि इसके बाद देश में 9 साल तक नरेंद्र मोदी की सरकार है, और मोदी सरकार ने आंकड़े क्यों नहीं जारी किए, उस पर भी आपको जानकारी दूंगा। लेकिन पहले कांग्रेस का हिसाब किताब बता दूं तो, क्योंकि कांग्रेस ने जैसा पैंतरा केंद्र में चला, वैसा ही कर्नाटक में भी किया था। अगर आप देखेंगे, इसी जातिगत जनगणना के बारे में आपको बताऊं कि कर्नाटक में क्या हुआ था। कर्नाटक में 2013 से लेकर 2018 तक किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी। और 2014 में जातिगत जनगणना के आदेश हुए। आदेश दिया गया कि भाई क्या करा लो, जातिगत जनगणना करा लो। बजट भी पास हुआ, और इसका बजट कितना था भाई? 162 करोड़ रुपए, 162 करोड़ का बजट भी पास हो गया। 2015 में रिपोर्ट भी आ गई, रिपोर्ट आई, और 2018 तक, 2013 से 2018 तक किसकी सरकार थी? कांग्रेस की, लेकिन वहां भी आंकड़े जारी नहीं किए। लेकिन जैसे ही कांग्रेस की सरकार कर्नाटक में विपक्ष में आई, तो यह आंकड़े जारी करने की मांग करने लगी। साल 2021 में कांग्रेस ने यह वादा किया कि अगर वो सत्ता में आएंगे तो ये रिपोर्ट जारी करेंगे। मई 2023 में सरकार बनी, करीब 4 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक आंकड़े अगर आपको मिले हों तो आप बता दीजिए। अब सवाल यह कि इन्होंने तो जातिगत जनगणना करा ली, रिपोर्ट देख ली, रिपोर्ट रख ली, बताया नहीं। नरेंद्र मोदी ने क्यों नहीं बताया? 2011 में हुई जातिगत जनगणना के आंकड़े नरेंद्र मोदी सरकार ने क्यों नहीं जारी किए, इसके बारे में बताता हूं। साल 2021 महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी और यह मांग रखी कि केंद्र सरकार 2011 के जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी करे, ताकि महाराष्ट्र सरकार जिला परिषद और पंचायत समिति में ओबीसी आरक्षण लागू किया जा सके। इसके विरोध में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करके बताया था कि साल 2011 में जो जातिगत जनगणना हुई थी वो भयंकर गलतियों भरी हुई थी और ये आंकड़े इस्तेमाल के लायक ही नहीं है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिए हलफनामे में बताया कि जनगणना के दौरान जाति से जुड़े जो आंकड़े जुटाए गए वो विश्वसनीय नहीं थे। इन आंकड़ों का इस्तेमाल न तो आरक्षण देने के लिए किया जा सकता है, ना ही चुनाव या नौकरी देने में। 2011 में जो जनगणना हुई उसमें 46 लाख जातियों का जिक्र है, जबकि 1931 में जो आखिरी जाति जनगणना के आंकड़े जारी हुए थे उस वक्त 4147 जातियां थी। अब यह कैसे हो सकता है कि कुछ जातियां उपजातियों में बंट गई होंगी और उनकी संख्या बढ़ गई होगी, लेकिन जातियों के आंकड़े में इतना बड़ा अंतर कैसे होगा कि 4000 जातियां 40 लाख जातियों में बदल जाएंगी?
40 लाख में। सरकार ने बताया कि जनगणना में महाराष्ट्र में ही केवल 4,28,000 जातियां थी और महाराष्ट्र की कुल 10 करोड़ जनसंख्या में से 1 करोड़ जनसंख्या के सामने जाति के कॉलम में कोई जाति ही नहीं लिखी हुई थी। तो इसी वजह से नरेंद्र मोदी सरकार ने नहीं जारी की। उसने कहा भैया ये जातिगत जनगणना जो यूपीए सरकार ने कराई है ये किस काम की है? तो कूड़ा है भाई, इससे आप कैसे देंगे? और इसीलिए लगता है कि 3 साल सत्ता में रहने के बावजूद, देश का 5,000 करोड़ रुपया फूंकने के बावजूद उस वक्त की सरकार ने भी ये आंकड़े नहीं दिखाए। जातिगत जनगणना को लेकर राहुल गांधी के परनाना क्या सोचते थे, यह भी उनको ध्यान रखना चाहिए। जिन नेहरू को कांग्रेस सबसे ज्यादा मानती है, उनकी सरकार ने 1951 में ही यह तय कर लिया था कि देश में जातिगत आधार पर जनगणना नहीं की जाएगी। जो जनगणना की जाएगी वो सिर्फ SC ST तक सीमित रहेगी। इस फैसले में उनके साथ बाबा साहब अंबेडकर और सरदार पटेल भी शामिल थे। इन नेताओं का साफ मानना था कि जातिगत जनगणना का मतलब यह है कि देश में गुस्सा और अशांति का माहौल बन सकता है। लेकिन राहुल गांधी अब अपने ही लोगों को भूल गए, अपनी ही विरासत में मिली पॉलिटिक्स को भूल गए। जैसे वो ये भूल गए कि महिला आरक्षण का बिल जब वो लोग लाए थे यूपीए के जमाने में तो कोटे में कोटा नहीं था, लेकिन अब मांग रहे हैं कोटे में कोटा। पाठशाला में अब किस्सा अनसुना। 21 सितंबर को मणिपुर का भारत में विलय हुआ था, उसी से जुड़ा आज का यह किस्सा है। बात साल 1949 की है। भारत को आजादी मिले 2 साल हो चुके थे। ज्यादातर रियासतें बिना किसी विरोध के भारत में शामिल हो चुकी थी। इस बीच 23 मार्च 1949 को एक चिट्ठी ने भारत सरकार का ध्यान मणिपुर की तरफ खींचा। यह चिट्ठी मणिपुर की प्रजा शांति पार्टी ने भारत के प्रधानमंत्री को लिखी थी। इस चिट्ठी में मणिपुर के भारत के साथ विलय पर असहमति जताई गई थी। चिट्ठी में लिखा था कि मणिपुर भारत के बाकी राज्यों के साथ तालमेल नहीं बैठा पाएगा। ऐसे में अच्छा होगा कि मणिपुर और भारत दोनों एक दूसरे के हितों की सुरक्षा करें। इस चिट्ठी के बाद उस वक्त के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल का ध्यान मणिपुर के विलय की तरफ गया। चिट्ठी मिलने के 6 महीने के बाद 21 सितंबर को मणिपुर के राजा बोधचंद्र सिंह को भारी मन से भारत के साथ विलय के समझौते पर दस्तखत करने पड़े। भारत सरकार ने असम के तत्कालीन राज्यपाल श्री प्रकाश को मणिपुर पर नजर रखने का जिम्मा दिया था। राज्यपाल गृह मंत्रालय के सचिव VK मेनन को मणिपुर से जुड़ी हर जानकारी दे रहे थे और मेनन के जरिए ये बातें सरदार पटेल तक पहुंच रही थी। राज्यपाल श्री प्रकाश के सलाहकार रहे नारी रुस्तम ने अपनी किताब में इसका जिक्र किया है। VK मेनन को जब यह बताया गया कि मणिपुर के नेता भारत में विलय का विरोध कर रहे हैं तो मेनन के राज्यपाल श्री प्रकाश को तुरंत मुंबई जाकर सरदार पटेल से मिलने की सलाह दी गई। असम के राज्यपाल अपने सलाहकार के साथ सरदार पटेल से मिलने मुंबई पहुंचे। उस वक्त पटेल बीमार थे, अपने बेडरूम में लेटे हुए थे। पटेल ने दोनों की बातें सुनी और सिर्फ एक सवाल पूछा, क्या इस समय शिलांग में कोई ब्रिगेडियर नहीं है? 10 मिनट की बातचीत में ही पटेल ने अपने सख्त लहजे में साफ इशारा कर दिया कि मणिपुर को सेना के जरिए जल्द से जल्द भारत में मिलाना चाहिए। मुंबई से दोनों नेताओं के असम लौटते ही मणिपुर के भारत में विलय की प्रक्रिया शुरू हुई। सबसे पहले राज्यपाल के सलाहकार मणिपुर के राजा बोधचंद्र सिंह से मिलने इम्फाल पहुंचे। जब राजा बोधचंद्र को मणिपुर के भारत में विलय की बात बताई गई तो वो उदास हो गए, रोने लगे। तय हुआ कि राजा बोधचंद्र असम के राज्यपाल से बात करने शिलांग जाएंगे। शिलांग में राजा बोधचंद्र के महल में मीटिंग शुरू होते ही राजा के हाथ में विलय का प्रस्ताव थमा दिया गया। शुरुआत में राजा बोधचंद्र ने विलय के समझौते पर दस्तखत करने से मना किया, जिसके बाद सेना ने तुरंत राजा के महल को चारों तरफ से घेर लिया और उन्हें नजरबंद कर दिया। इसके बाद राजा बोधचंद्र मणिपुर के भारत में विलय के समझौते पर दस्तखत करने को तैयार हुए।